आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। इट्स टोटली कॉन्सेप्ट और सब लोग इसको ध्यान से समझिएगा। आज हम जानेंगे कि पानी की कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन से मुराद के वाटर के अंदर जो आपके हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है उनकी वॉल्यूम टू वॉल्यूम रेशो क्या है और उनकी मैस टू मैस रेशो बेसिकली हमारे पास क्या है। हम ये तमाम चीज़ें अपनी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे बाय वॉल्यूम कंपोजिशन एंड बाय मास कंपोजिशन। ये दोनों पॉइंट्स आप अपने आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे और फिर फर्दर हम देखेंगे कि वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके पास कौन कौन सी हैं और वाटर किस है और उसको कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। वाटर की कॉम्पोजिशन पर जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी बच्चों कि पहले बहुत देर पहले लाइक 1776 से पहले कंसीडर किया जाता था कि वाटर आपके पास एक एलिमेंट है। वाटर आपके पास वो एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। उसके बाद क्या हुआ जबकि ये एलिमेंट नहीं था। आप तो जानते हैं कि इसमें दो एलिमेंट्स शामिल हैं तो ये कंपाउंड होगा। अब क्या होता है, ये जो आपको ये साइंसदान नजर आ रहे हैं, आप देखें, आप देख रहे हैं इनके ब्लशोम किस तरह से चमक रहे हैं, कितने पिंकिश उनके गाल हैं और उनके लिप्स भी देखें तो उनका हेयर स्टाइल आप लोग देखें कि कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव हेयर स्टाइल उनका है। सो बेसिकली हेनरी कैवेंडिश वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने वाटर की कॉम्पोजिशन के बारे में ये कॉन्सेप्ट दिया कि ये एलिमेंट नहीं है बल्कि ये तो एक कंपाउंड है और ये कंपाउंड आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। उसको डिटरमिन किया गया बाय मास एंड बाय वॉल्यूम। वाटर आपके पास मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है, क्योंकि है ना, एटम्स जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं और जब एलिमेंट्स भी मिलते हैं तब भी आपके पास कंपाउंड्स ही बनते हैं। तो एलिमेंट्स जो हैं बेसिकली वो आपके पास एटम्स ही तो होते हैं, ऐसा ही है ना स्टूडेंट्स। माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे चलते हैं बच्चों और आगे चलकर हम देखते हैं कंपाउंड बाय मैस। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पॉइंट आपके पास बेसिकली ये है कि वाटर जो है आपका, अच्छा, वॉल्यूम का क्या मतलब होता है आप लोग पहले मुझे बताएं कि वॉल्यूम का क्या मतलब होता है। वॉल्यूम का यूनिट क्या है, हम वॉल्यूम को किस तरह से मेजर करते हैं। वालेकुम सलाम। cm³ केमिस्ट्री में हम उसको किस तरह, स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। जी सनिया, बट हम वॉल्यूम को मेजर किस यूनिट में करते हैं। वेरी गुड फजर, लीटर में। बच्चों बेसिकली केमिस्ट्री में जो आप वॉल्यूम के लिए यूनिट यूज करते हैं दैट इज dm³ और कॉमन लैंग्वेज में आप उसको लीटर भी बोलते हैं, बट इन केमिस्ट्री लैंग्वेज यू यूज डेसीमीटर क्यूब, dm³। अब क्या होता है कि बच्चों आपके पास, आप तो जानते हैं कि वाटर की कंपोजिशन को फाइंड आउट करना था और किस तरह से करना था, वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली। अब बच्चों आपके पास हॉफमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक वोल्टामीटर दिया जिसके थ्रू वाटर के वहां पर इलेक्ट्रोलिसिस कराई गई और इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद आपको ये पता चला कि आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना कितना वॉल्यूम यहाँ पर होता है वाटर में। हॉफमैन वाज अ साइंटिस्ट, ये वोल्टामीटर उनका अपरेटस है और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वाटर में से करंट पास कराया था इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये उनका ऑपरेटस है बच्चों, आप लोग ध्यान से समझें, सब लोग ध्यान से मेरे पहले ये ऑपरेटर्स की तरफ देखें और इसको समझें। ये है आपके पास स्विच, ये है आपके पास बैटरी जो कि करंट सप्लाई करेगी।
अब ये आपके पास लॉन्ग सिलेंडर्स हैं जिसके दरमियान में आपके एक ट्यूब है। अब क्या है, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं और आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोड्स पर चार्ज ट्रांसफर होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस का ट्रांसफर होता है। कैथोड और एनोड आप लोग बहुत डिटेल में 9th क्लास में पढ़ कर आए हैं। अब कोई भी बच्चा मुझे ये ना कहे कि ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं था, बिकॉज आई नो कि कैथोड और एनोड जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और वो डेफिनेटली जरूर होंगे आपके सिलेबस में। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, आपको पता है स्विच अगर आप ऑन करेंगे तो ही आपके बैटरी में से करंट पास करेगा। जब आपकी बैटरी से करंट पास करेगा तो यहाँ से आप देखें कि चार्जेस इसके अंदर जाएंगे। अब कैथोड जो है उस पर आपके पॉजिटिव आयंस होते हैं और एनोड जो है उस पर नेगेटिव आयंस जाते हैं। अब होता क्या है यहाँ पर रिएक्शन, कि यहाँ पर आप H2SO4 और वाटर डाल देते हैं अपनी मिड वाली ट्यूब में। जब आप H2SO4 और वाटर अपनी मिड वाली ट्यूब में डाल देते हैं, फिर क्या होता है, आप यहाँ से स्विच ऑन करते हैं, बैटरी से चार्जेस गुजरते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है। अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस को डिफाइन करना चाहें तो आप इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रो मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। breakdown of something in the presence of electricity is called electrolysis। अब यहाँ पर क्या होता है, ये वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराई जा रही है। जब यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर को ऐड किया जाता है तो यहाँ से स्विच ऑन करके उनमें से जब करंट पास कराया जाता है तो उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। दो तरह के आपके पास चार्जेस बनते हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरे ऑक्सीजन। फिर आपको पता ये चलता है कि हाइड्रोजन जो है उसका वॉल्यूम 2 है, जबकि ऑक्सीजन जो है उसका वॉल्यूम 1 है। जब आप बाद में इलेक्ट्रोलिसिस के बाद आयंस की अमाउंट को मेजर करते हैं, वहां से आपको ये पता चलता है कि ऑक्सीजन जो है आपके पास 1 है और हाइड्रोजन का वॉल्यूम आपके पास 2 है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको हॉफमैन वोल्टामीटर के थ्रू पता चला था। ओके, नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बच्चे मैं ये बात फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखें आप लोग, देखें बच्चों, सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर हमने फाइंड आउट क्या करना है। बच्चे हम यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को शायद इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस में वाटर के साथ ज्यादा हेल्पफुल है। हाइड्रोजन 2 है तो वॉल्यूम कम होगा, यस है ना, डेफिनेटली कम होगा। और वो कम क्यों होगा वो आप आगे चलकर देखेंगे, मैस की वजह से। आपको पता है ना हाइड्रोजन का मैस जो है वो कम है, जबकि ऑक्सीजन का मैस है ना ज्यादा है। तो ये चीजें हम अभी फर्दर आगे चलकर डिस्कस करते हैं। पहले अभी आप जरा हॉफमैन वोल्टामीटर को एक दफा फिर से समझ लें। जी बच्चों, आप लोग देखें, आपने यहाँ पर क्या करना था, आपने ये बताना था कि पानी की कंपोजिशन क्या है, ऐसी कौन सी चीजें पानी में प्रेजेंट हैं, और अगर कुछ चीजें प्रेजेंट हैं तो उनकी अमाउंट क्या है, उनकी मिकदार क्या है बेसिकली आपके पास, ऐसा ही है। अब क्या होता है, एक साइंटिस्ट आते हैं हॉफमैन, जो एक अपरेटस यूज करते हैं वोल्टामीटर, जो कि आपके सामने बच्चों यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अंदर आपको 3 ट्यूब्स दिख रही हैं। ये इसमें से ये 2 ट्यूब्स राइट और लेफ्ट वाली जो है इसको आप स्विच और बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि आप इसमें से करंट को पास कर सकें। इसके अंदर आप 2 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं ताकि जब चार्जेस की ट्रांसफर हो तो आप उसको देख सकें कि आयंस कहां से किस तरफ मूव कर रहे हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर को मिड वाली ट्यूब में डाल देते हैं। अब जब आप इसको डालते हैं और उसके बाद स्विच ऑन करते हैं और इसमें से करंट पास होता है तो आपके पास 2 तरह के आयंस बन जाते हैं। हाइड्रोजन पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है वो एक ट्यूब में चले जाएंगे और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो एनोड जो है उस पर नेगेटिव आयंस आते हैं तो वो इस तरफ आ गए। अब बाद में जब आपने इसके वॉल्यूम को मेजर किया तो आपको पता ये चला कि हाइड्रोजन जो है उसके 2 मोल्स प्रेजेंट है यहाँ पर, जबकि ऑक्सीजन का 1 मोल प्रेजेंट है यहाँ पर। वाटर बाय मैस।
कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर बाय मास में बच्चे हम लोग देखें, अगर वाटर जो है वो आपको पता है कि अगर हम इसमें मास की बात करें तो हाइड्रोजन का मास कितना है 1 और ऑक्सीजन का मास कितना है 16, ऐसा ही है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, चूंकि आपके पास हाइड्रोजन हो जाते हैं 2 और ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पर होते हैं 16, तो जब आप इसकी रेशो को फाइंड आउट करते हैं तो आपको पता ये चलता है 2 1s are 2 and 2 8s are 16, सो बेसिकली 1 हाइड्रोजन एंड 8 ऑक्सीजन के मास की रेशो पाई जाती है वाटर में। अभी हम चलकर देखते हैं कि हमने इसको फाइंड आउट किस तरह से किया। बच्चों, आपके पास एक साइंटिस्ट आए थे यहाँ पर, जोसेफ प्रोस्ट थे, जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को प्रूव किया था कि वाटर और ऑक्सीजन की मास की जो कॉम्बिनेशन रेशो है वो क्या है, दैट इज 1:8। ओके, अब हम आगे चलकर ये देखेंगे कि उन्होंने इस चीज को किस तरह से फाइंड आउट। जोसेफ प्रोस्ट, ये देखें, आपको पता है सब लोगों को वाटर का फॉर्मूला क्या है, आपको फॉर्मूला का पता चल गया। अब आपको पता है कि मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कितना है, दैट इज 2 ग्राम्स एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज 16 ग्राम्स। अब आप क्या करते हैं, उनकी परसेंटेज को फाइंड आउट करते हैं। परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए आप जो मेथड यूज करते हैं, जो फॉर्मूला यूज करते हैं, आप उसमें देखते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ठीक हो गया। ऊपर आपने क्या किया, मॉलिक्यूलर मास ऐड किया हाइड्रोजन का जो कि आपके पास 2 है, और नीचे आपने क्या ऐड कर दिया, ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का नहीं सॉरी वाटर का मास। इसी तरह जब आप ऑक्सीजन की परसेंटेज को फाइंड आउट करोगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपने ऊपर क्या किया, ऑक्सीजन की परसेंटेज को ऐड कर दिया और नीचे आपने वाटर की अमाउंट को ऐड कर दिया। फिर आपको पता ये चला कि आपके पास 11% हाइड्रोजन की रेशो आई और 88% आपके पास ऑक्सीजन की रेशो आ गई। जब आप इन दोनों रेशोज को कंपेयर करते हैं और इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको 1:8 का आंसर मिलता है। मेमुना बच्चे, आप क्या कह रही हैं? तैमूर, ये फॉर्मूला आपके पास है बच्चे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू, लिखें आप, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। जी बच्चे, मैं ये सारा रिपीट करती हूँ, इनटू 100। देखें बच्चे, यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, बेसिकली यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि आपने किस तरह यहाँ से परसेंटेजेस को फाइंड आउट करना है। आपको मास ऑफ हाइड्रोजन का पता है, जी हमें पता है 2 ग्राम है। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, ये आपके पास 16 आ जाता है। जी मेमूना, ये आपको क्वेश्चन में वाटर की जो अमाउंट आई है ये आपको क्वेश्चन में नहीं दी जाएगी, ये आपको खुद से पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन का मास 2 है और 1 ऑक्सीजन का मास 16 है। फिर आपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग उनको फाइंड आउट किया और परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो आपने फॉर्मूला यूज किया, परसेंटेज इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, और ऑक्सीजन के लिए भी यही फॉर्मूला यूज किया, जिससे आपके पास आपकी परसेंटेजेस आ जाती हैं, जिनको बाद में आपने सिंप्लीफाई किया तो आपको पता ये चला कि 1:8 का रेशो आपके पास आता है। ओके, अब आप लोगों को ये बातें क्लियर हैं? सब लोगों को ये बातें क्लियर हैं बच्चों? बच्चे, ड्यूट्रियम जो आपके पास है ना, ये आपके पास हैवी आइसोटोप है हाइड्रोजन का, और इसका मास 2 होता है आपके पास बेसिकली। आगे चलते हैं फर्दर, और बच्चों आगे चलकर हम लोग बात करते हैं, वाटर का मास हमें पता होना चाहिए डेफिनेटली। भैया आपको इतना इजी तो है, आप लोगों को नहीं पता खुद से अभी तक कि वाटर का मास 18 होता है? भाई किसको नहीं पता, बताएं जरा मुझे। भाई अगर आप लोगों को 10th क्लास में आकर भी वाटर का मास नहीं पता, और अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो फिर अब मैं क्या ही कहूँ आप लोगों को।
यस, 1 मोल के इक्वल है। जी तस्बीहुल्लाह। अच्छा, आगे चलकर हम लोग बात करते हैं, वाटर आप सभी लोग जानते हैं, पानी का कोई रंग नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, कोई टेस्ट नहीं होता। हाँ, जो टेस्ट आपको थोड़ा बहुत फ़ील होता है, वो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का टेस्ट होता है। ओके? उसके बाद बच्चे आप सभी लोग जानते हैं, वाटर जो है अपनी 3 फॉर्म्स में एग्ज़िस्ट करता है। और 3 फॉर्म्स में एग्ज़िस्ट करने की बात जो है वो ये है कि ये सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी होता है और गैसियस फॉर्म में भी होता है। सो वाटर एग्ज़िस्ट इन ऑल 3 फॉर्म्स। ऑर्डरलेस मीन्स कि इसकी कोई स्मेल नहीं होती। आगे चलकर बात करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 0 डिग्री सी। 0 डिग्री सी आप देखें कि वाटर बच्चों 0 डिग्री पर फ्रीज़ होना शुरू होता है। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ मैं, बच्चे शमीम, व्हाई इट इज कलरलेस? बिकॉज द गैसेस प्रेजेंट इन इट आर कलरलेस। अगर उन गैसेस का कोई कलर होता तो डेफिनेटली वाटर का भी कोई ना कोई कलर होता। देखें बच्चे, हसनैन आप क्या बोल रहे हैं? 4 डिग्री पर क्या आप बोल रहे हैं? मुझे आपकी बात की समझ नहीं आ रही। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी है। ओके, आपको मैं मजे की बात बताऊं, आज आज मैं मरी गई हुई थी और बिलीव मी वहां पर -2 डिग्री टेम्परेचर था। 100 डिग्री सी है। अगर आप इसको 100 डिग्री सी टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो बच्चे ये आपका जो वाटर है ये बॉयल होना शुरू हो जाता है। इट इज न्यूट्रल टू लिटमस। कौन मुझे बताएगा लिटमस पेपर कहाँ पढ़ा था? जल्दी से मुझे बताओ, किस चैप्टर में पढ़ा था ये? वेरी गुड माजिद, पीएच, वेरी गुड। एसिड एंड बेसिस, यस 8th में भी है ये। नो है ना, इट्स योर चैप्टर 2, एसिड एंड बेसिस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। वहां पर आपने ये पढ़ा था है, तो ये चीजें आपने वहां पर डिस्कस की थी। तो वाटर जो है वो चूंकि उसकी पीएच 7 है तो वो लिटमस पेपर पर कोई भी इफेक्ट नहीं करता, ना वो उसको रेड में करता है ना ब्लू में करता है। सो इट इज न्यूट्रल टू लिटमस। ओके, यस, वाटर इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इट हैज मिनिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये पॉइंट भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप लोगों को याद है? बच्चे मुझे बताएं, आप लोगों को याद है? यस सनिया, डेफिनेटली वो वाटर आपका स्लाइटली एसिडिक है। जब आप लोगों ने वाटर की पी के ए वैल्यू पढ़ी थी, आपने तब पढ़ा था कि प्योर वाटर आपके पास, प्योर वाटर क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है या नहीं है? कौन बताएगा? और आपको उसकी वजह भी पता होनी चाहिए। देखें, प्योर वाटर में बच्चों क्या होता है, पीएच आपकी 7 होती है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इक्वल होती है, तो वो न्यूट्रल होते हैं। लेकिन अगर आपके पास वहां पर पीएच एसिडिक या बेसिक होगी तो या आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी या हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। और जब आपके पास फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे तो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी मैक्सिमम देयर। जहां पर आपके आयंस जहां पर आपके आयंस ज्यादा होंगे, आपको पता है जहां पर फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे करंट आपका वहीं से पास करेगा। तो प्योर वाटर इज नॉट कंडक्टर, इट्स एन इंसुलेटर। और ये बात आप लोगों ने जब आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर पी के ए वैल्यू फाइंड आउट की थी, वहां पर आप लोगों ने ये पढ़ा था। देख लें, आप लोगों को नहीं याद और मुझे याद है, हालांकि याद आप लोगों को होना चाहिए। हैं कि वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज आप सभी लोग जानते हैं कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जनरेट हो जाता है। और जब आपके पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जनरेट होता है तो वो मॉलिक्यूल आपका पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। ओके,
बिलाल बच्चे, मैं आपका कॉल लेती हूँ एट द एंड ऑफ द सेशन। को बताया कि वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, बट वाटर पोलर मॉलिक्यूल किस तरह से है, उसकी रीजन ये है कि वाटर के अंदर वहां पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जनरेट होता है, तो फिर वहां पर आपके पास पोलैरिटी इंट्रोड्यूस होती है। बच्चों, आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है? जी जी, क्विज होगा आपका। बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, उसकी रीजन मैंने ये दी कि वाटर के अंदर आपके पास क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल जनरेट होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल वाटर अ पोलर मॉलिक्यूल। ओके, अब ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पढ़ी थी 9th क्लास में, अब कह दो कि वो भी स्मार्ट सिलेबस में नहीं था। दैट लिक्विड्स ज्यादा हीट कंडक्ट करता है। एक तरफ अगर आप रूह अफ़ज़ा बना दें और दूसरी तरफ आप पानी को गर्म करें और दूसरी तरफ रूह अफ़ज़ा को गर्म करें, तो देखिएगा पानी के अंदर से ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। वाटर जो है आपका दैट कंडक्ट्स मोर हीट। तो ये बेसिकली आपके पास ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर आपके पास वाटर जो है वो ज्यादा बच्चों हीट कंडक्ट करता है देन एनी अदर लिक्विड। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है, और वो क्या है, वाटर हैज हाई सरफेस टेंशन। तो बच्चों वाटर की जो सरफेस टेंशन होती है वो हाई होती है, और उसके हाई होने की वजह क्या है? व्हाट इज सरफेस टेंशन? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखें, कभी आप लोगों ने सोचा कि कुछ चीजें पानी के ऊपर क्यों तैरती रहती हैं, वो पानी के अंदर हर चीज डूबती क्यों नहीं है? वो बेसिकली वहां पर होता क्या है कि वाटर के अंदर आपके पास स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास वाटर की सरफेस पे प्रेजेंट होती है। अब जब कोई भी चीज पानी के अंदर जाने लगती है, तो वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो उसको मज़ाहमत पेश करती है, वो उसको रोकती है अपने अंदर आने से। तो जिसकी वजह से आपके पास वो चीज सरफेस पर तैरती रहती है। That is called surface tension. बच्चों, इस पॉइंट की समझ आई है आप लोगों को कि सरफेस टेंशन क्या है? ओके, मैं रिपीट करती हूँ। ये देखें, ये है आपके पास, लेट सपोज एक कंटेनर है आपके पास, ठीक हो गया। अब इसके अंदर पानी है और ये इसकी सरफेस है। अब जब आप इसके अंदर कोई चीज फेंकते हैं, तो क्या होता है कि वाटर के अंदर की जो फोर्सेस उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो फोर्सेस उसको ऊपर की तरफ को पुश करती हैं। समझ रहे हैं इस पॉइंट को? ये फोर्सेस जो इसको ऊपर की तरफ को पुश करती हैं, जो उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं कि वो उसके अंदर ना आए, और ये फोर्सेस कौन सी हैं? दीज आर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। तो ये आपकी सरफेस टेंशन कहलाती हैं। डिपेंड करता है ना कि अगर आपका बहुत ही ज्यादा बल्कि चीज अगर आप वाटर में फेंक रहे हैं, तो फिर तो वो उसको अपोज नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप किसी लो वेट वाली चीज को फेंक रहे हैं, फिर तो वो उसको अपोज करेंगी।